हेलो एवरीवन। आज के इस बुक का सेकेंड चैप्टर है उसके बारे में। पहला जो चैप्टर था वो था रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसको हमने बता दिया था। और दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका सिविल रिबेलियंस एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स। सिविल रिबेलियंस कैसे हुए थे, ब्रिटिशर्सों के जमाने में सिविल रिबेलियंस कैसे हुए थे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिटेल से जानेंगे कि कैसे सिविल रिबेलियंस हुए थे। ठीक है, तो देखिए पहला जो रिबेलियन था ब्रिटिशर्सों के खिलाफ, फिर जो छोटे मोटे थे वो राजा और नवाब ने ही किए थे। तो देखिए ये जो रिबेलियंस वेयर फर्स्ट लेड बाय राजाज एंड नवाब्स, जो राजा थे और जो नवाब थे, कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि ब्रिटिशर्स जब आ जाएंगे तो उनसे उनकी जो राजनीतिक शक्तियां हैं, पॉलिटिकल पावर्स है, उसको वो ले लेंगे। तो सबसे पहला विद्रोह उन्होंने ही किया था। बाद में राजा बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो मिल गए, लेकिन जो पहला विद्रोह था वो राजा लोगों ने ही किया था। ठीक है, देन मोस्टली वेयर डीमोबिलाइज सोल्जर्स एंड पीजेंट। उसके बाद जो लोग थे वो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स और डीमोबिलाइज सोल्जर्स थे। डीमोबिलाइज सोल्जर्स का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, दो लोग हैं और दोनों लोग एक ही क्वालिटी के हैं। एक को बहुत प्रमोशन मिल रहा है, आपको मिल ही नहीं रहा है, और मतलब अब आपको मिलेगा नहीं तो आप में क्या होगा, एक डिससेटिस्फेक्शन, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है उस कंपनी में, तो आप वहां पे काम नहीं करोगे। सेम चीज यहाँ पर हमारे सोल्जर्स के भी साथ हो रहा था। सोल्जर्स लोग जो थे इक्वल मतलब चाहते थे कि इक्वल पेमेंट हो और इक्वल मतलब रिस्पेक्ट भी मिले, क्योंकि साथ ही में हम जब लड़ रहे हैं, एक ही साथ लड़ रहे हैं, तो उनको रिस्पेक्ट ज्यादा क्यों और हमको कम क्यों। तो इन्हीं को हम लोग डीमोबिलाइज सोल्जर्स बोलते थे। और पीजेंट्स भी कहीं ना कहीं इनसे नाराज थे। हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिससे पीजेंट्स नाराज थे। ठीक है, देखिए रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड रिवेन्यू सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन जो था ब्रिटिश लोग का वो अच्छा नहीं था। उनका जो प्रशासनिक रवैया था, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक हमारे देश के राजा हो गए हैं अकबर, ये मुगल बादशाह थे अकबर। ये जो अकबर थे ये एक भी अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इनको अकबर द ग्रेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी था वो काफी बेहतरीन था। उन्होंने 9 रत्न बनाए थे और ये 9 रत्न मतलब अलग अलग लोग थे, जो चुनिंदा लोग थे, उनको बुलाकर इन्होंने रखा था। तो ये अकबर थे। लेकिन ब्रिटिशर्स वहीं पे अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मानते थे, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था बहुत खराब था इंडिया के लिए। तो ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी की हम लोग अगर बात कर लें तो जब ब्रिटिशर्स आए थे इस इंडिया में, तो हमारा जो इकोनॉमी था वो वर्ल्ड का 27% था, जीडीपी वर्ल्ड का 27% था। और ये जब चले गए, जब जा रहे थे 1947 में, तो मात्र 3% रह गया था या इससे भी कम। तो देख लीजिए कितना बड़ा श्रिंकेज हुआ था इकोनॉमी का। तो ये मतलब एक ऐसा नहीं था कि मतलब एकाएक हो गया, मतलब अचानक हो गया। इन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज लगाए जिसको देखकर मतलब इकोनॉमी हो गई। फिर देखिए रिवेन्यू सिस्टम भी इनका बहुत खराब था। जैसे आप मान लीजिए कि चंपारण में विद्रोह हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। 3 कठिया सिस्टम पे 3 काठा, बिहार और यूपी में जनरली काठा बोला जाता है, जो लगभग 1360 या 1660 स्क्वायर फीट का होता था। तो ये 3 कठिया सिस्टम था। खिलाफ भी गांधी जी ने काफी आंदोलन किया था 3 कठिया सिस्टम के। तो ये एक रिवेन्यू सिस्टम था, ब्रिटिशर्सों ने लगाया था, और ये बहुत ही मतलब अच्छा सिस्टम नहीं था प्रजा को लेकर। ठीक है, डबल इन जस्ट 30 years ऑफ कंपेरिजन ऑफ मुगल। जैसे
मान लीजिए कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो एक डेट मान लीजिए 1757 और फिर ये डेट फिर एक 30 साल मान लीजिए 1787 मान लीजिए कि 1757 पे 2 रुपया टैक्स था तो यहाँ चल के 4 रुपया हो गया। और ये दोगुना महंगाई बढ़ना सिर्फ 30 सालों में अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब सोचने वाली बात थी, गंभीर बात थी कि मुगल्स इतने दिनों से सत्ता को चला रहे थे, इतना जल्दी 30 सालों में मतलब दोगुना नहीं हो पाया था, लेकिन इन ब्रिटिशर्सों के राज में ये दोगुना हो गया था। सही है। तो ये वाला भी बहुत मतलब सिस्टम, ये वाला भी पॉइंट है कि क्यों सिविल अपराइजिंग्स हुए थे। देखिए, दीज रिवेन्यूज वर नॉट स्पेंट इन एनी वेलफेयर वर्क। ये जो रिवेन्यू जो कलेक्ट करते थे वो कोई भी इंडिया के कामों में लगाते नहीं थे, वो सीधा वो अपने देश इंग्लैंड लेके चले जाते थे। तो ये भी इनका एक कारण था सिविल मतलब रिवेलियंस का। ठीक है। Thousands of जमींदार्स एंड पोलीगार्स लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर देयर लैंड। जो थाउजेंड्स ऑफ जमींदार्स थे और पोलीगार्स थे, पोलीगार्स वो जो होते हैं जो खेती मतलब खेत, उनका अपना खेत होता है और वो खेत बोते हैं। तो इनके जो मतलब सिस्टम थे उनको मतलब इसको ब्रिटिशर्सों का जो सिस्टम था उसके चपेट में इन लोगों ने बहुत सारा अपना खेत खो दिया था। इनका ऐसा ही सिस्टम था कि आप इतना कर नहीं दोगे आपसे जमीन छीन लिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा, या खुद कंपनी सरकार की हो जाएगी। तो ये वाला था, ये वाला मेथड। अब देखिए, ड्यूरिंग 1770 और 1857 ये डेट याद रखिएगा, 12 मेजर फेमाइन्स ऑकर्ड बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। 12 मतलब ये देखिए 1770 से लेकर 1857 ये जो 30-87 साल का पीरियड है, इसमें 12 ठो मतलब भूखमरी आई थी। 12 भूखमरी आई थी मात्र 87 साल में। इसमें लाखों लोग मरे थे, जैसे बंगाल का फेमाइन था, बिहार का फेमाइन था, फिर उधर एक बार साउथ इंडिया में भी आया था। तो ये मेजर उनका कारण था ड्रॉप उनके एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। देखिए, उन्हीं के एक राइटर थे विलियम एडवर्ड रोट। 1859 में उन्होंने लिखा है कि देयर एक्सटिंक्शन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विथ आवर गवर्नमेंट। देखिए, यहाँ पे एक्सटिंक्शन वर्ड क्यों लगाया गया? एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना। ब्रिटिशर्स में क्या था कि जो आर्टिजन्स थे, जो कलाकार थे, मान लीजिए पीजन्स हैं तो उनका तो स्थिति अच्छा था नहीं, आप देखिए उनका तो स्थिति दयनीय था ही, खराब था ही। लेकिन जो छोटे छोटे कारीगर थे, जैसे कुम्हार हो गए, वो मतलब बनाते हैं घड़ी, सुराही जो बनाते हैं, या कोई और बढ़ई होगा, या हाथ से कपड़ा बनाने वाले लोग हो गए, तो ये लोग, इनका भी मतलब स्थिति उतना अच्छा नहीं था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कैसे भी, जैसे कपड़ा बनाने वाले लोग थे, उनको इन्होंने क्या किया कि अपना जो सस्ता कपड़ा था जो मैनचेस्टर में होता था, वो जनरली मशीन से होता था। जनरली क्या होता था, वो मशीन से होता था। और यहाँ के जो थे ये हाथ से बनाते थे, और इनका कपड़ा बहुत बेहतरीन होता था, और उनका कपड़ा उतना टिकाऊ नहीं होता था। तो क्या हुआ कि जब ये हाथ से बनने लगा तो इसका कॉस्ट ज्यादा होने लगा। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्सों ने क्या किया, इनको मतलब हटाना शुरू कर दिया, इनको विलुप्त करना शुरू कर दिया। तो वही एक्सटिंक्शन हो गया। और ये विलुप्त या इस कदर हो गए हैं कि अभी आपको मतलब देखने को नहीं मिलेगा उस तरह के कपड़े। तो मान लीजिए उनका इनकम हो नहीं रहा है, तो वो तो अपना धंधा छोड़ेंगे। हम जान रहे हैं कि इस चीजों से हमारा इनकम नहीं हो रहा है, तो वो तो धंधा वो छोड़ देंगे। तो ये एक्सटिंक्ट होगा। प्रिस्टली क्लास इज ऑल्सो अगेंस्ट फॉरेन रूल। जो प्रिस्टली क्लास थे, जो मतलब पुजारी वर्ग के लोग थे, पुजारी वर्ग, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, वो भी उनसे नाराज थे। तो कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज थे वो मिशनरीज को भेजते थे,
वो क्या थे, मिशनरीज को भेजते थे और मिशनरीज को बोलते थे कि जो ट्राइबल एरिया में या जो गांव एरिया में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको आप धर्मांतरण कराइए। तो कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन था मतलब प्रिस्टली क्लास को भी ब्रिटिशर्सों के खिलाफ। देखिए, पीपल वेयर ऑल्सो फीलिंग ह्यूमिलिएटेड इन वर्किंग इन फॉरेन हिल। देखिए, एक तो इंडियंस को उतना रिस्पेक्ट दे नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से, और इंडियंस के लोग में भी सेल्फ रिस्पेक्ट था। ये भी नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करें, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि राजा, हमारे जो राजा थे वही मिले हुए थे उनसे, तो वो भी मतलब ह्यूमिलिएटेड फील करते थे। हमारे भी देश के लोग थे, वो भी नहीं चाहते थे कि किसी गोरे के अंडर में काम करना। देखिए, फ्रॉम 1763 to 1857 there were more than 40 major and minor rebellions occurred। देखिए, 1763 से लेके 1856 तक 40 छोटे या बड़े विद्रोह हुए थे। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1763 से लेकर 1856 तक, तो 40 छोटे या बड़े रिबेलियंस हुए थे। अब देखिए, हम लोग देखेंगे अब पहला जो रिबेलियन था वो कौन था और उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, और इंडिया में कहां कहां पे कौन से रिबेलियन हुए थे इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए, जो पहला रिबेलियन था वो था सन्यासी रिबेलियन। वो जो सन्यासी विद्रोह, जो बहुत ही फेमस विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये 1763 से लेकर 1800 तक चला था। ये जो विद्रोह था सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 तक चला था। इस विद्रोह के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते थे, लेकिन एक राइटर हुए बंगाल के बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, उन्होंने आनंद मठ नाम का एक किताब लिखा। आनंद मठ एक किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है। तो उन्होंने उस किताब को लिखा और इस विद्रोह को उन्होंने फेमस बना दिया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो फर्स्ट रिबेलियन था सन्यासी रिबेलियन, जिसको हम लोग सन्यासी विद्रोह भी बोलते हैं, ये परीक्षा में एकदम पूछ ही देता है। हर 1 या 2 साल का जो इंटरवल होता है उसमें ये पूछ ही देता है कि सन्यासी विद्रोह या सबसे पहला विद्रोह कौन हुआ था और किस किताब में इसका वर्णन है। ये भी पूछ देगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस किताब को लिखा था। ठीक है, तो ये आनंद मठ आप लोग याद रखिएगा, और पहला रिबेलियन सन्यासी रिबेलियन। ठीक है, देन चुवार, जो चुवार का विद्रोह है ये भी हुआ था। ये जनरली 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे बिहार और बंगाल के, उसमें हुआ था। और ये कितना से कितना चलता है, 1766 से लेकर 1772 तक चला था। ठीक है, ये एक डेट ये हो गया 1766 से लेकर 1772, और फिर शुरू हुआ 1795 से लेकर 1816 तक। तो ये चुगार विद्रोह था। ठीक है, देखिए, अदर मेजर और रिबेलियंस वेयर, ये जो हम बोल रहे हैं ये ईस्ट इंडिया के लिए बोल रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया में जो हमारा जो भारत है उसका जो ईस्ट पार्ट है उसके मतलब साइड में जो विद्रोह हुए थे उसके बारे में। तो देखिए, अदर मेजर रिबेलियंस वेयर रंगपुर एंड दिनाजपुर। जो रंगपुर और दिनाजपुर का विद्रोह हुआ था 1783 में, ये ईस्ट इंडिया का। फिर बिष्णुपुर एंड बीरभूम का जो रिबेलियन था वो 1799 में हुआ। फिर उड़ीसा जमींदारों ने भी, उड़िया के जो जमींदार है थे उड़ीसा के, उन्होंने भी विद्रोह शुरू किया था। वो 1804 से लेकर 1817 तक। ठीक है, फिर संबलपुर जो उड़ीसा का ही एक क्षेत्र है उसमें विद्रोह हुआ था 1827 से लेकर 1840 तक। तो ये ईस्ट इंडिया का विद्रोह है, जो हमारा भारत का जो पूर्वी भाग है उसमें ये विद्रोह हुए थे। फिर से एक बार देख लीजिए, रंगपुर और दिनाजपुर, फिर विष्णुपुर बीरभूम 1799 में, उड़ीसा के जमींदारों ने 1804 से लेकर 1817 तक किया था, और संबलपुर के जो मतलब लोग थे उन्होंने 1827 से लेकर 1840 तक किया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया के मतलब विद्रोह, उनमें कौन कौन से विद्रोह थे। देखिए, ये राजा ऑफ विजिलिंग्राम,
जो राजा ऑफ विजिंग्राम थे, ये 1794 में इन्होंने विद्रोह को शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में इनको तो दबा दिया गया। जो पोलीगार्ड्स ऑफ तमिलनाडु थे, वो पोलीगार्ड्स ऑफ तमिलनाडु जो थे वो 1790s के दशक में किए थे। ये लोग जो थे वो टैक्स से परेशान थे, ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा लेवी वसूलते थे, तो ये जो पोलीगार्ड्स थे तमिलनाडु के, ये टैक्स से परेशान थे, तो उन्होंने इसका विद्रोह किया। ठीक है। पार्किलमेडी एक जगह है, इसमें विद्रोह हुआ था 1813 से लेके 1814 तक, ये पार्किलमेडी में था। देखिए ये विद्रोह जो था साउथ इंडिया में, ये विद्रोह जो था ये काफी फेमस था, इसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। दीवान वेलु थाम्पी, ये जो दीवान वेलु थाम्पी थे, ये 1805 में इन्होंने विद्रोह किए थे, और इससे क्वेश्चन पूछ देता है, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ देता है कि जो दीवान वेलु थाम्पी थे वो कब विद्रोह किए थे, या साउथ इंडिया का कोई मेजर रिबेलियन के बारे में बताइए। तो अगर ये लिख देंगे तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा एग्जामिनर का। देखिए जो सबसे मेजर अपराइजिंग्स विजिंगापट्टनम 1830 से लेके 1834 तक चला था। जो विजिंगापट्टनम की जो विद्रोह था वो 1830 से लेके 1834 तक चला था, ये भी काफी फेमस विद्रोह। फिर देखिए गंजनाम का जो विद्रोह है वो 1835 तक चला था। गंजनाम का जो विद्रोह है 1835 तक चला था। और कर्नूल एक जगह है, इसका जो विद्रोह था 1846 से लेकर 1847 तक चला था। ठीक है। अब देखिए, अब ईस्ट इंडिया हो गया, साउथ इंडिया का। अब हम लोग वेस्ट इंडिया के बारे में जानेंगे कि क्या पश्चिमी जो पार्ट है, पश्चिमी जो भारत है, उसके राज्य में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। देखिए ये जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र एक गुजरात में जगह है, चीफ ऑफ सौराष्ट्र जो थे इन्होंने विद्रोह किया था, जो 1816 से लेकर 1832 तक चला था। तो ये गुजरात वाला था। फिर देखिए ये कित्तूर का विद्रोह, ये जो कित्तूर का विद्रोह है, ये जो रानी थी चिन्नामा, ये भी मतलब बहुत बहादुरी से लड़ी थी, ये कर्नाटक की थी। जो चिन्नामा रानी थी उनका कहानी भी बहुत बेहतरीन है, आप कभी पढ़िएगा। तो ये जो चिन्नामा रानी थी, ये भी कित्तूर में उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों से, उनको फांसी दे दिया गया, लेकिन वो हार नहीं मानी। उनको फांसी दे दिया गया लेकिन वो हार नहीं मानी। देखिए 17 का अपराइजिंग जो था वो 1841 में हुआ था। जो 17 का जो अपराइजिंग हुआ था वो ये महाराष्ट्र का एरिया है, वो 1841 में हुआ था। ठीक है। और देखिए गडकरी लोग भी जो थे वो महाराष्ट्र में ही मतलब उनका विद्रोह हुआ था, वो 1844 में हुआ था। ठीक है। तो ये था वेस्ट इंडिया का। देखिए नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से विद्रोह हुए थे, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो बिलासपुर का एरिया था, बिलासपुर 1805 में इसका विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो बिलासपुर 1805 में। तालुकदार्स ऑफ अलीगढ़, जो अलीगढ़ के तालुकदार्स थे, उन्होंने 1814 से लेकर 1817 तक उन्होंने भी विद्रोह किया था। ठीक है। बुंदेलाज ऑफ जबलपुर, जो जबलपुर के बुंदेलाज थे वो 1842 में विद्रोह किए थे। ठीक है। और खानदेश जो लोग थे, खानदेश वहां के जो लोग थे वो 1852 में विद्रोह किए थे। तो ये था नॉर्थ इंडिया। ठीक है। तो हम लोगों ने ईस्ट इंडिया को जान लिया, साउथ इंडिया को जान लिया, वेस्ट इंडिया को जान लिया और नॉर्थ इंडिया को जान लिया। ठीक है, कि कहां कहां पे विद्रोह हुए थे। अब देखेंगे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो मन में था, उन्होंने विद्रोह को दबाया कैसे। तो एक एग्जाम्पल देते हैं। हम लोगों के पास उतना एग्जाम्पल, हमारे पास उतना सोर्स नहीं है ये जानने के लिए कि ब्रिटिशर्सों ने किस तरीके से विद्रोह को दबाया था। हमें तो यहाँ तक भी नहीं पता था कि 1857 के क्रांति में मतलब कि क्या क्या हुआ था। बाद में जो वीडी सावरकर उन्होंने एक बुक लिखा था 1857 की क्रांति, उसके माध्यम से हम लोग जान पाए कि हाँ 1857 की क्रांति को भी मतलब एक हमारे देश में हुआ था क्रांति। नहीं तो अंग्रेज सब मात्र सिपोही रिवॉल्यूशन नाम करके वो चले जाते थे,
लेकिन सावरकर जब आए तो उन्होंने ही एक बुक लिखा था 1857 की क्रांति, और उसी के माध्यम से हम लोग जान पाए कि कोई हमारे देश में इतना बड़ा क्रांति हुआ था जो मात्र सिपाही रिवॉल्यूशन नहीं था, उसमें आम आदमी भी लगे हुए थे। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते थे। ये जो वेलुथाम्पी थे, ये साउथ इंडिया के थे वेलुथाम्पी, ये इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये जो लड़ते लड़ते ये शहीद हो चुके थे, अंग्रेजों ने इनको शहीद कर दिया था, लेकिन लोगों में डर फैलाने के लिए कि हम देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मात्र ये बात जताने के लिए उनको फिर से फांसी दिया गया। तो ये जो वेलुथाम्पी थे इनको फिर से इन्होंने फांसी दिया। वो डेथ हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उनको फांसी दिया गया, ये लोगों में डर फैलाने के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के उन्होंने अत्याचार किए होंगे, किस तरीके से विद्रोहियों पर अत्याचार किए हुए थे। और जो नेशनल रिवॉल्यूशन के लीडर्स थे, जो 1857 के क्रांति के बाद के जो लीडर्स थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोग भी इस मतलब ये जो और भी बहुत सारे लोग थे, खुदीराम बोस थे, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोग थे, ये लोग भी इस मतलब रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन लेते थे। और कहीं ना कहीं उनको इंस्पिरेशन मिलता था कि हमारे जो पूर्वज हैं ये इतना बड़ा काम करके गए हैं, विद्रोह करके गए हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं इनका विद्रोह करेंगे। तो ये था हमारा मतलब सिविल रिबेलियंस और ट्राइबल अपराइजिंग। तो एक और